नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज हम बात करेंगे देश में मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए मतदान को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता की। ये आवश्यकता इसलिए अधिक महसूस की जा रही है क्योंकि चुनाव आयोग के भरसक प्रयास के बावजूद हाल ही में हुए चुनाव में मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ पाया है। तो क्या समय आ गया है कि अब भारत में मतदान को अनिवार्य बनाया जाए? लेकिन क्या आप जानते हैं वर्तमान समय में 33 देशों में मतदान करना जरूरी है। कई देशों में मतदान न करने पर दंड का प्रावधान भी है। गुजरात में मतदान को अनिवार्य बनाने का विधेयक लाया जा चुका है। सांसद दीपक प्रकाश राज्यसभा में निजी विधेयक पेश कर चुके हैं। मतदान अनिवार्य करने के लिए 16 निजी विधेयक संसद में अभी तक पेश हो चुके हैं। 1998 में पहली बार संसद में अनिवार्य मतदान का निजी विधेयक पेश किया गया। वोट नहीं डालने पर सजा का और डालने पर इसमें प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा गया था। इस पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे 3 विशेषज्ञ मेहमानों के जरिए। अखिलेश कुमार सिंह राजनीतिक संपादक हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के। आपका बहुत बहुत स्वागत है, तालियों से स्वागत कर सकते हैं। प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और प्रोफेसर हैं राजनीतिक विज्ञान के दिल्ली विश्वविद्यालय में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर राजीव नंदा हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। डॉक्टर नंदा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक पत्रकार का नजरिया क्या कहता है इस पूरे विषय को लेकर हम अखिलेश जी से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत कर देता हूं जनता जनार्दन का भी। अखिलेश जी, तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हमने देखा कि कई सेलिब्रिटीज का भी सहारा लिया जाता है, लेकिन कमोबेश सारे प्रयासों के बावजूद मतदान का प्रतिशत उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है जिसे हम संतोषजनक कह सकें। अगर हम देखें पिछले सालों के कंपैरिजन में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। एक समय था कि बिलो 50% एक बेंचमार्क बन चुका था और बहुत कई सालों तक, कई चुनाव तक वो परंपरा बनी रही। अब धीरे धीरे काफ़ी इधर इम्प्रूवमेंट हुआ है। संतोषजनक निश्चित रूप से नहीं है क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका इस पूरे प्रोसेस से वंचित हो जाता है और ये एक हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम इस तरह के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। सरकार है, चुनाव आयोग है, ये तमाम लोग अवेयरनेस कैंपेन्स लगातार चलाते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान्ड होती हैं, होती भी हैं, लेकिन जो अपेक्षा रही है, जिस लेवल पर परसेंटेज होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए, ये मेरा मानना है कि चुनाव में जो भागीदारी है वो हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, लोगों को जागरूक करना। और सबसे पहले ज़रूरी है कि एक जो लगातार इस सरकार ने एक मुहिम के तौर पर एक अवेयरनेस और एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। मुझे लगता है कि इस तरह के स्टेप लेने से पहले हमें इस दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कितने चुनाव होते हैं, कितने ज़्यादा हमें कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, विकास के कार्यों में बाधा होती है, बहुत सारे नुकसान देश को, एक्सपेंसिव कितना होता है पूरा प्रोसेस। तो इसके इस बहस के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले थीम पर भी काम हो, उस पर भी आपस में एक एका होनी चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए और उसके बाद इस तरह की सोच पर, इस तरह के विचार पर चर्चा होनी चाहिए। और किसी भी सूरत में आप उसको कानून बनाएं या लोगों में इतनी जागरूकता हो, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि सबको भागीदारी इसमें इंश्योर करनी चाहिए। जी, श्री प्रकाश जी, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रयास जो किए गए हैं वो कभी फलीभूत हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो इसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं उदासीनता आ जाती है बार बार चुनाव होने की वजह से। जैसा कि आशुतोष जी ने जिक्र भी किया कि अगर एक बार सारे चुनाव हो जाएंगे तो सब जो है पूरे मनोवेग से उसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे और जोश व खरोश के साथ मतदान में हिस्सा भी लेंगे। बिल्कुल ठीक कहा अखिलेश जी ने। ये एक तो राजनीतिक अधिकार है हमारा, पॉलिटिकल वोटिंग जो है वो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अगर उसका उल्लंघन होता है तो हम न्यायपालिका के पास जाते हैं। अधिकार तो पूरा चाहिए, कर्तव्य का बोध कम होता जा रहा है।
तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ा है उसमें चुनाव सुधार की बहुत संभावनाएं हैं। अगर हम 2002 के अटल बिहारी वाजपेयी के सिल्वर जुबली लेक्चर, जो कि चुनाव आयोग का सिल्वर जुबली था, उस लेक्चर को देखें तो अटल जी ने वहाँ कहा था कि अब हमें फिक्स टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट पर जाना चाहिए। प्रोफेसर सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट स्टैनफोर्ड 2005 ये कहता है कि भारत को वन नेशन वन इलेक्शन पर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी ये विचार दिया गया कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जाना चाहिए। तो इन तीनों कड़ियों को जब मैं जोड़ता हूं तो मुझे लगता है कि मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए इससे अच्छा रास्ता नहीं हो सकता। जब देश में एक चुनाव होंगे तो उदासीनता नहीं होगी, जोश बरकरार रहेगा। और मेरा यह मानना है कि बार बार चुनाव होने से उदासीनता आती है, और ये सिर्फ भारत का अनुभव नहीं है, पूरी दुनिया का अनुभव है। अगर आप अभी अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनाव का आकलन करें तो आपको वहां पर भी मिलेगा कि मत प्रतिशत में कमी आई है। रोनाल्ड रीगन के समय का चुनाव और जॉन बिडेन के समय का चुनाव आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मत प्रतिशत में कमी बहुत ज्यादा आई है। जी डॉक्टर राजीव नंदा, ये कहा गया कि मतदान करना एक आपका अधिकार है, और अधिकार के लिए आप कोई कानून तय नहीं कर सकते या फिर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें। भाई मेरा अधिकार है, मैं इसका प्रयोग करना चाहूँ या नहीं करना चाहूँ, ये तो मेरे ऊपर है। तो फिर क्या कोई कानून बनाकर इस अधिकार का हनन होता है, या अधिकारों के बारे में आपको जागरूक बनाया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक सवाल है कानून का, तो कानून हमारा संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 326 में राइट देता है हर एक सिटीज़न को, हर एक नागरिक को वोट करने का। इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है जो 1951 का, उसके भी सेक्शन के अंदर प्रावधान है, आपको राइट मिलता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि राइट एक चीज़ है और डेमोक्रेसी का हेल्दी तरीके से आगे बढ़ाना एक दूसरी चीज़ है। जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसको जैसे कहा जाता है टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अब जब तक इसमें लोगों का एक्चुअल पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो ये जो राइट दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर, ये बिल्कुल ज़ीरो, नगण्य हो जाते हैं। इनके इफ़ेक्टिव फ्रूट को जनरेट करने के लिए, डेमोक्रेसी की हेल्दी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैंडेटरी वोटिंग की जाए। अब मैंडेटरी वोटिंग का एक देखिए बहुत अच्छा उदाहरण अब आपको मैं दे सकता हूँ। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे आपने भी पहले भी कहा 33 कंट्रीज़ में कंपलसरी वोटिंग है। ऑस्ट्रेलिया इसमें एक कंट्री है, वहाँ पे वोट प्रतिशत 90% से ज़्यादा होता है। और अभी दिल्ली के चुनाव, और 3 चुनावों से हम निकले हैं, दिल्ली का चुनाव एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसमें लोगों के अंदर उदासीनता है। 50% वोट पड़े हैं यहाँ पे। तो दैट मीन्स कि जो व्यक्ति यहाँ पे जीत के आया है वो केवल 22% लोगों का वोट प्राप्त करके वो प्रतिनिधित्व करेगा पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। इसका मतलब कम से कम 80% लोगों ने उसको या तो वोट नहीं दिया या वोट देने ही नहीं गए। अब इस स्थिति में अगर हम हेल्दी डेमोक्रेसी चाहते हैं तो कानून के ज़रिए हमें इसका इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई मैंडेटरी चीज़ की जाए। जैसे कि गुजरात के अंदर किया गया है 2009 के अंदर, वहाँ पे ये किया गया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और पंचायत के जितने इलेक्शंस हैं आपको सबको कंपलसरी है उसके अंदर वोट करना। लेकिन वहाँ पे भी एक लकूना है, वहाँ पे ये तो कहा गया कि दंडित किया जाएगा, लेकिन दंड का क्या प्रावधान होगा उसके लिए अभी उसके बारे में कहीं नहीं कहा गया। तो हमें कुछ सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। हाँ, उस सख्त कानूनों में ऐसा किया जा सकता है कि अगर कोई बीमार है या कोई किसी और वजह से नहीं जा सकता तो उसके अंदर एग्जम्पशन दी जा सकती है। लेकिन अगर हमको अपनी डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना है तो ये कानून के ज़रिए ही किया जा सकता है, और कानून के अंदर इसका प्रावधान बनाना बहुत ज़रूरी है। और कुछ प्रैक्टिस अगर हम लगातार करते रहते हैं और वो करते करते पुराने हो जाते हैं तो हमें या तो नएपन में रुचि नहीं होती है या हम उस प्रैक्टिस में ढल जाते हैं। लेकिन जो नई शुरुआत कर रहे हैं, नए वोटर्स हैं जो बड़ी संख्या में आज इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बने हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं
कि जो हमारे पैनलिस्ट ने अभी कहा, क्या उन बिंदुओं से आप इत्तेफाक रखते हैं या फिर आपके अपने कुछ प्रश्न हैं, कुछ सोच हैं? क्या है, क्या आपको लगता है कि हमें अनिवार्य करना चाहिए मतदान या फिर कोई और प्रावधान रखना चाहिए? मेरा प्रश्न आपसे ही है। आपने 3 बिंदुओं का यहाँ पे उल्लेख किया, जिसमें आर्टिकल 326, दिल्ली के इलेक्शन और आपने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की राजनीति की बात करूँ तो वहाँ के जो लोग हैं, जो वोट देते हैं वहाँ पे, वो राजनीति के अंदर उतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। उसके बाद जो दिल्ली में इलेक्शन हुए, एमसीडी इलेक्शन हुए, जो सिविक इलेक्शन के अंदर ही 50.5 वोटिंग हुई है, उसमें युवाओं का जो दर है वो बिल्कुल घट चुका है। जो पिछली बार 2017 में 53.6 समथिंग था, वो कितना कम हो चुका है। तो इसका क्या मतलब समझ सकते हैं हम कि जो युवा है क्यों पॉलिटिक्स में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और जो दूसरा आपने जिक्र किया, आर्टिकल 326, उसमें ये उल्लेख है कि हमारा ये हक है, राइट है, तो हमारा ये राइट है, इसका हम इस्तेमाल करें या ना करें, ये भी तो है सर। इससे हमारा हनन भी तो हो सकता है हमारे हक का। देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये कि युवा वर्ग का इसमें उदासीनता रही, पार्टिसिपेशन कम रहा, और राइट है 326 आर्टिकल के अंदर हमारा। देखिए, राइट एक चीज़ है और ऑब्लिगेशन दूसरी चीज़ है। वेदर यू आर ओब्लाइज्ड, क्या आपको ये आपका कर्तव्य बनता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको मैं पढ़ के बताता हूँ, उसका प्रियम्बल देखिए। उसका प्रियम्बल कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब डेमोक्रेसी का बढ़ावा कैसे दिया जाएगा जब तक युवा वर्ग जो पहली दफ़े वोट करने जा रहा है वो प्रोत्साहन नहीं लेगा, तो हमारी डेमोक्रेसी आगे कैसे बढ़ेगी। जो पुराने लोग हैं वो तो करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो कानून से बाध्य होंगे। आप लोगों को कम से कम इतना दिखाना चाहिए कि हम इस देश के निर्माण में एक एक ईंट जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक एक युवा एक एक ईंट के बराबर है इस डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए। जी जी। और यहाँ पर ये इन्होंने ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया, वहाँ पर 90% मतदान होता है लेकिन वहाँ पर रुचि नहीं रखते हैं। तो रुचि का मतलब क्या है? नवीन जी, मैं आपसे बताऊं, आप खुद ही सारे युवा यहाँ पर बैठे हो, और सबसे पहले तो ये सवाल आप ही पर लागू होता है कि ये इतनी बड़ी तादाद जो पार्टिसिपेट नहीं करती है इस पूरे प्रोसेस में। और बात ये केवल एमसीडी की नहीं है, ये तमाम इलेक्शंस में ऐसा देखा जाता है कि जब छुट्टियां होती हैं वोटिंग के लिए, तो वो बच्चे जो है एक अपॉर्चुनिटी उनको हो जाती है, वो उसको एज ए छुट्टी ले लेते हैं। ये यहाँ से बात शुरू हुई है, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि युवाओं के 2-4 जो हैं जो है विचार जल्दी से आ जाए। क्या वजह है कि आपको, क्योंकि खुद आप तरुण हैं, युवा हैं, आप में क्या उदासीनता है, राजनीति की समझ है, कम है? सर, इलेक्शन में बहुत सारे लोग इसलिए इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर जैसे कहीं भी इलेक्शन होता है तो वहाँ पे नोटा बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन फिर से इलेक्शन कराया जाता है। लेकिन इलेक्शन में जो खड़े होते हैं मेंबर, वो वापस से वही खड़े होते हैं जो हार चुके हैं, ना कि उन्हें चेंज किया जाता है। जबकि ऐसा करना चाहिए, जो हार चुके हैं उन्हें चेंज करके दूसरे को खड़ा करना चाहिए, ताकि लोग उनमें इंटरेस्ट दिखाए कि ठीक है, इन्हें मौका देना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल है कि अब सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, अगर एक हेल्दी डेमोक्रेसी है, 18 साल की एज वोटिंग राइट बना दिया गया, उसके बाद, और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि एक 35% जो हमारे देश की आबादी है वो यूथ, यंग लोग हैं, और उन्हीं के भविष्य के बारे में बार बार चर्चा होती है, जो विजनरी प्लानिंग होती है, और उन्हीं का पार्टिसिपेशन नहीं है इस पूरे प्रोसेस में। तो ये कमी है जागरूकता की, अवेयरनेस की, और जिम्मेदारी की बोध ना होने की। जी, युवा यहाँ पर मौजूद हैं श्री प्रकाश जी, और युवाओं को शिक्षा देने वाले आप जैसे शिक्षाविद भी यहाँ पर मौजूद हैं। उदासीनता की क्या वजह? एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर कार्यक्रम में नजर आ रहा है। पहली बात तो ये, विद्यार्थी को शुरू से ही, प्रारंभ से ही उसके राजनीतिक अधिकार के बारे में, उसके वोटिंग बिहेवियर के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति का राष्ट्र के निर्माण में योगदान है। वह युवा 5 साल बाद होने वाले किसी भी चुनाव में अगर भागीदारी नहीं करता है तो राष्ट्र निर्माण की जो एक विधा राजनीति और निर्णय के माध्यम से आती है, नीति के माध्यम से आती है, उसमें अपनी सहभागिता नहीं कर रहा है। जब तक यह बोध उस विद्यार्थी में या उस युवा में नहीं डाला जाएगा कि ये राष्ट्र निर्माण का कार्य है, अगर आप वो वोट नहीं करते हैं तो आप राष्ट्र निर्माण का कार्य नहीं कर रहे हैं, तब तक उसमें वो
रुझान नहीं पैदा होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद राष्ट्र निर्माण क्या होता है वो भी युवाओं की समझ से परे है। नौकरी करना, किस तरीके से करियर बनाना है, विदेश जाना है, वो प्राथमिकता है। और ऐसा लगता है कि इन प्राथमिकताओं में देश निर्माण या देश है ही नहीं कहीं। इसमें आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया है, अच्छी बात करी। इसमें प्रोत्साहन देने की बात मैं कर रहा था कि अगर हम ये कानून बनाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक वोट नहीं देता तो उसको दंडित किया जाए, लेकिन अगर उसके साथ साथ जैसे युवा वर्ग का पार्टिसिपेशन कराने के लिए अगर इनको कोई किसी तरीके का प्रोत्साहन दिया जाए कि अगर आप वोटिंग करते हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, तो शायद बोध कराने के साथ में प्रोत्साहन देने से युवा वर्ग का रुचि बढ़ेगी और उनको इस बात का एहसास होगा कि राष्ट्र निर्माण में और खासकर डेमोक्रेसी के पार्टिसिपेशन के अंदर, लोकतंत्र के अंदर किस तरीके से उनका हिस्सा होना चाहिए, किस तरीके से योगदान होना चाहिए, वो समझ में आएगा। 1959 में स्वतंत्र पार्टी का निर्माण हुआ और उस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे सी राजगोपालाचारी जी। चुनाव सुधार और सहभागिता कैसे बढ़े, इस पर पूरा एक विचार उनके द्वारा आता है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि बूथ को घरों तक लेके जाना चाहिए। अभी बूथ बनता है, लोग बूथ तक आते हैं, यानी घर बूथ तक आता है। सी राजगोपालाचारी और स्वतंत्र पार्टी का विचार 1960 का विचार है कि हमको बूथ को घरों तक ले जाना चाहिए जिससे सहभागिता बढ़े। तो जो बूथ प्लानिंग है इलेक्शन कमीशन की, उसको भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ आप एक स्कूल में या दूर दराज के क्षेत्र में बूथ बना देते हैं और सहभागिता बढ़ जाए, तो ये वर्किंग प्लेस पर क्यों न जाए, कॉलेजेस के रनिंग सिस्टम में क्यों न जाए, और वीकेंड पर कराने की बजाय अर्ली वीकडेज में क्यों न जाए। ये तमाम ऐसे आधार हो सकते हैं जिसमें जागरूकता भी बढ़ेगी और मुझे लगता है सहभागिता भी बढ़ेगी। अखिलेश जी, ये जैसे सबसे पहले जब एक कांग्रेसी सांसद ये निजी विधेयक लेकर आए थे इस विषय को लेकर, उसमें ये प्रावधान था कि जो बूथ हैं उनको घरों तक ले जाया जाए, ऐसी मोबाइल वैन तैयार की जाए जिसमें मतदान किया जा सके और वहाँ तक लोग पहुँचे, मतदान केंद्र तक लोग पहुँचे। उससे अच्छा है कि ये मतदान केंद्र लोगों तक पहुँच गए। तो फिर लेकिन वो उस जो है बात सिरे नहीं चढ़ पाई। बहुत बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, इतने ज़्यादा वोटर्स हैं। सबसे पहले तो हम एक 33 कंट्रीज़ की बात करते हैं, हम ये भी हमको देखना चाहिए कि हम कंपैरिजन हो रहा किन कंट्रीज़ से। शायद हमारे एक शहर के बराबर उन कंट्रीज़ की पूरी आबादी होगी। तो इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। ऑस्ट्रेलिया तो अपने आप में एक बड़ा मुल्क है, वहाँ पर आबादी भले ही हमारे से कम होगी, उतनी ज़्यादा नहीं है। सुविधाओं में काफ़ी फ़र्क है। अभी कुछ सालों पहले तक यहाँ पर बैलेट वोटिंग होती थी। 2 स्टेट्स में चुनाव हुए, 4-5 स्टेट्स में बाईपोल्स हुए, दिल्ली में MCD का चुनाव हुआ, एक भी रीपोलिंग नहीं हुई है, एक भी नॉट अ सिंगल रीपोलिंग हैज़ टेकन प्लेस। ये बड़ी बात, जो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि हम लोग बहुत लंबी यात्रा एक तय कर चुके हैं, एक बहुत बड़े रिफॉर्म्स के थ्रू गुजरे हैं, जो कि आज हालात इतने अच्छे हुए हैं। अब यहाँ पर रुकने की ज़रूरत है। जैसा कि सर ने कहा, बच्चों की तरफ से भी ये एक सुझाव आया कि निश्चित रूप से इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा वोटर फ्रेंडली बनाने के पूरे प्रोसेस की ज़रूरत है कि हम मैक्सिमम उनको सुविधाएं दें कि वो आकर के इसको एक बोझ ना समझ करके, इसको एक सुविधा समझ के, जिम्मेदारी समझ करके वहाँ तक जाएं। और मेरा अभी भी मानना है कि कोई कानून बना करके लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स करके वो कोई, देखिए, समाधान नहीं। और ये डेमोक्रेसी का बहुत हेल्दी तरीका भी नहीं है। डेमोक्रेसी अगर जो उसकी पूरी डेफिनीशन आप देखें तो वो हमारे इंटेंट, हमारी आज़ादी, हमको ये फ्रीडम होनी चाहिए कि हम चुने ना चुने। नोटा का प्रोविज़न आपने दिया हुआ है, तो नोटा भी एक तरह से आप देखें तो एक है कि अगर आप, जैसा कि आपने कहा कि बार बार आप रिपीट करते हो, तो अगर अब ऐसा ही है, इतनी बड़ी आबादी है स्टूडेंट्स यूथ की, तो आप वोट दे करके, नोटा दे करके आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो उस पूरे कैंडिडेट को। लेकिन आप उसमें भागीदारी तो करो, उसमें पार्टिसिपेट तो करो। आप तटस्थ होकर के देख रहे हो कि नहीं, मेरे मतलब का नहीं है जी। लेकिन आपने अभी शुरुआत में कहा कि कोई कड़ा कानून बनना बेहद आवश्यक है, तभी भागीदारी तय हो पाएगी। लेकिन अगर ऐसा कोई कड़ा कानून बनता है तो क्या संविधान में दिए गए प्रावधान का उल्लंघन नहीं होगा?
संविधान में आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ कहता है हमारे, उसके अंदर ये इंक्लूड किया जा सकता है कि मैं वोट नहीं देना चाहता हूं या वोट देना चाहता हूं, तो दोनों का अगर हमें को ज़बरदस्ती की जाती है तो राइट टू लाइफ का उल्लंघन होगा। तो ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि इसका अपवाद भी है। देयर आर एक्सेप्शंस टू द राइट टू लाइफ। ये लेजी फेरिज्म नहीं है कि मुझे छोड़ दिया जाए या मैं जैसा करना चाहता हूं वैसा करूंगा। और तकनीक का विकास एक बहुत बड़ी चीज़ है, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट। हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इस वक्त के जब जिक्र किया, एक मेंबर पार्लियामेंट ने प्राइवेट बिल लेके आए थे 2004 में, 2009 में जेपी अग्रवाल लेके आए थे। उस वक्त में तकनीक का इतना विकास नहीं था। अब तकनीक विकसित हो चुकी है और युवा वर्ग खासकर जो बिल्कुल कन्वर्सेंट है इन टेक्निक्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो अगर वोटिंग बूथ पे नहीं जा सकते तो क्यों नहीं उनको टेक्निक, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस नहीं दे सकता हूँ, पर हम ये इसके बारे में सोच सकते हैं कि किस तरीके से वोटिंग उनके घर से की जाए। जी, यहाँ पर युवा कुछ मौजूद हैं। क्या तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए? क्या आप जिस तरीके से अटेंडेंस लगाते हैं स्कूल, कॉलेज या ऑफिसेज में थंब इम्प्रेशन के जरिए, क्या उसका उपयोग किया जा सकता है? क्या घर से ही वोट देने का प्रावधान हो तो क्या वोट प्रतिशत बढ़ सकता है? सर ज़रूर हो सकता है, बिकॉज बहुत से युवा होते हैं वो निकलना नहीं चाहते हैं। बिकॉज कुछ टाइम के लिए मेरे घर पे ही टीवी देखना बंद कर दिया गया था कि राजनीति कुछ नहीं, दंगई है। इस तरह से अगर हम रुचि देखें तो हम खुद भी युवा रुचि कैसे लेंगे? तो मेरे हिसाब से अगर किसी टेक्निक का यूज़ हो सकता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा कि हम घर बैठे बैठे अगर वोट दे सकते हैं। तो मेरा यही कहना था, अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर युवा वर्ग खासकर बहुत अच्छी तरीके से प्रोत्साहित हो सकते हैं। क्योंकि आजकल युवा वर्ग के पास कम से कम अगर कंप्यूटर नहीं है तो एक मोबाइल फ़ोन तो है ही। अगर उसके अंदर कोई ऐप डेवलप करके उसको डाउनलोड करके उसके ऊपर OTP के जरिए आपकी गोपनीयता भी बनी रहेगी और आपका जो अधिकार है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और उस प्रयोग के बाद आप अपना पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन दे सकते हो डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट के अंदर। सर लेकिन इसमें इसका तो डिमेरिट भी है, क्योंकि अगर ऐसे में तो फिर जैसे अभी मोबाइल को हैक कर लिया जाता है तो एप्लीकेशन, चूंकि ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पार्ट है एक इलेक्शन, तो अगर कोई हैक करके फिर चुनाव में भी हेरा फेरी करना बहुत आसान हो जाएगा इससे। एक मैं थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहूँगा। शुरू में मैंने एक बात कही, जो सर ने भी फंडामेंटल राइट्स की बात की और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसकी बात की गई। डेमोक्रेसी में इन दोनों का बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। सरकार हो या सरकारी एजेंसीज हो या आपके एम्प्लॉयर हो या आपका विद्यालय हो, वही सब कुछ करेगा। आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो तो एक म्यूचुअल कोऑपरेशन का भी होता है। आपके डिसिप्लिन अगर कितनी भी कोशिश कर ले आपका कॉलेज, अगर आप बिल्कुल आमादा हो जाओगे, उसमें डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, यानी लोकतंत्र में जिम्मेदारी केवल सरकारों की या प्रशासन की नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने से बच नहीं सकते हैं। तो क्या हमने देखा पिछले दिनों आधार कार्ड को लिंक किया गया था वोटर लिस्ट से, तो क्या पहला कदम माना जाए कि कहीं ना कहीं सरकार के मन मस्तिष्क में भी है कि तकनीक का इस्तेमाल किया जाए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, तकनीक के बगैर वर्तमान जीवन में प्रगति नहीं है, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे उससे जुड़ी हुई संस्थाएं हों, तो तकनीक का इस्तेमाल तो अवश्य होना चाहिए। लेकिन इस विद्यार्थी के प्रश्न और पीड़ा से मैं आपके माध्यम से सभी परिजनों को कहना चाहता हूं कि राजनीति जो है वो खराब नहीं है। राजनीति में निसंदेह कुछ लोग खराब हो सकते हैं, लेकिन आप शासन प्रशासन चलाने वाले, नीति निर्माण करने वाले लोगों को देखेंगे तो सभी राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख करके कार्य करते हैं और एक लंबे बड़े परिदृश्य को ध्यान। तो इस नाते युवा वर्ग को, खास करके उन परिवारों को तो जरूर सोचना चाहिए कि कोई खराब कार्य नहीं है। और राजनीति की दुनिया में बहुत बड़े नाम हुए हैं जिन्होंने न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। और लगातार इस सरकार के कार्यकाल में भी यूथ पार्लियामेंट का आयोजन हर बरस किया जाता है और इसी पार्लियामेंट में होता है जहां पर देश भर के नुमाइंदे, जनप्रतिनिधि हमारा जनप्रतिनिधित्व करते हैं। तो कोशिशें की जा रही हैं, बस जागरूक होने की जरूरत है, ना केवल युवाओं को, हम सब आपको भी। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में जुड़े श्री प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर राजीव नंदा, आपने यहाँ पर अपनी विशेषज्ञता का योगदान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।